गुड मॉर्निंग। अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। रीट बच्चों, पटवारी, कोर्ट एग्ज़ाम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंदर हिंदी सब्जेक्ट आता है तो कारक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कारक के एक या दो प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। वह सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। शेष वाक्य के साथ जो संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं, और जिन शब्दों से ये संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कारक चिन्ह तो क्या है और कारक क्या है। तो एक लाइन लिखी है मैंने कि राम ने रावण को जनता की भलाई के लिए तीर से मारा। तो इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे राम, अब राम यहाँ पर क्या है, तो राम यहाँ पर कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। रावण को, तो ये हमारे पास कर्म कारक है। रावण हमारे पास क्या है? कर्म कारक। जनता की अर्थात ये हमारा संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक। और भलाई के लिए, तो ये हमारा भलाई क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक भलाई है। और तीर से, अब तीर से, तीर के द्वारा, तो ये कौन सा कारक है? करण कारक है। तो इस तरह से आपसे वाक्य देकर ये पूछा जा सकता है, कर्ता कारक बताइए, करण कारक बताइए, संप्रदान कारक बताइए, तो आप पहचान लेंगे किससे। अब इसको हम पहचानते हैं कारक चिन्ह से, इनके साथ लगे हुए चिन्ह से हम इसको पहचानते हैं, इनके प्रयोग से पहचानते हैं। तो देखिए, जो हरे पेन से मैंने लिखा है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे यहाँ पर? कारक चिन्ह। तो अब आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए इस चीज़ की और पढ़ने की कि इसमें कारक चिन्ह तो क्या होता है और कारक क्या होता है। आगे हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न कितने कारक होते हैं उसको समझेंगे और उसका उदाहरण भी साथ में लेंगे। कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। गधे की कहानी। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और उसका कारक चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण कारक, कारक चिन्ह के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह। पंचमी विभक्ति अपादान से, उसका कारक चिन्ह। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, काके की रारेरी, ये उनके कारक चिन्ह। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में, पे, पर, तीन शब्द कारक चिन्ह है। संबोधन में हे, भो, अरे आदि। तो देखिए, इसके उदाहरण को समझने के लिए हम एक गधे की कहानी को आत्मसात करेंगे और उस गधे की कहानी को के साथ ही आपको कंप्लीट हो जाएंगे कारक। तो देखिए, अब गधे की कहानी। गंगाराम ने गधा खरीदा। तो आपको ये देखना है कि किसने खरीदा गधा। तो किसने का जो जवाब है वो ही आपका कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। आगे देखिए, गंगाराम ने गधे को पीटा। अब गधा तो गधा ही होता है, वो काम नहीं करता है तो उसको पीटा। तो किसको? इस प्रश्न का जवाब है आपका कर्म कारक। आगे देखिए, फिर गंगाराम ने गधे को फिर नहीं माना वो गधा, तो उसके लिए गंगाराम लाठी खरीद लाया बाजार से और फिर गंगाराम ने गधे को लाठी से पीटा। किससे? इसका जवाब है करण कारक, लाठी के द्वारा उसको पीटा। आगे देखिए, फिर इसके बाद में फिर भी गधा नहीं माना। गधा तो गधा ही होता है ना, बार बार कहने के बावजूद पढ़ाई नहीं करता है। फिर घर वाले थर्ड डिग्री काम में लेते हैं। उसी तरह गधे के ऊपर भी गंगाराम ने थर्ड डिग्री काम में ली और गंगाराम बाजार से क्या ले आया? रस्सी ले आया। और गंगाराम गधे के लिए रस्सी लाया। किसके लिए? तो इसका जवाब है संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान क्या है? संप्रदान है यहाँ पर गधा। तो गंगाराम का गधा घर से भाग गया। दुखी होकर वो गधा क्या किया? घर से अलग हो गया।
और अलग होने के अर्थ में किससे हुआ अलग? घर से। तो कहां से अलग हुआ? यानी घर से। तो ये आपका अपादान कारक होगा। फिर गंगाराम का गधा। अब गंगाराम को दुख हुआ कि मैं तो उसको खरीद के लाया, तो वो उसको ढूंढने गया तो गंगाराम का गधा मिल गया। किसका गधा? तो गंगाराम का। तो यहाँ गंगाराम क्या है? संबंध कारक है। गधे का संबंध किससे है? गंगाराम से है, तो संबंध कारक है। आगे देखिए, फिर गंगाराम पैदल क्यों आएगा? वो गधे पर बैठकर आया। तो गंगाराम गधे पर बैठकर घर आया। किस पर बैठा? गधे पर। तो ये यहां पर गधा शब्द कौन सा कारक है? यहां पर गधा शब्द है अधिकरण कारक। घर आ गया, गधा घर पे रहने लग गया। अब एक दिन क्या हुआ? अरे गंगाराम का गधा मर गया। तो यहां पर अरे शब्द है, वो कौन सा कारक है? संबोधन कारक का उदाहरण है। तो इस कहानी को आत्मसात करने से आपको सारी बात समझ में आ जाती है। और जो मैंने ये क्वेश्चन मार्क्स लिख रखे हैं, इन क्वेश्चन के जवाब ही आपके कारक होते हैं। किसी भी वाक्य में कारक को ढूंढ सकते हैं आप इसके माध्यम से, और इस कहानी को आप याद करने का प्रयास करें। ये कहानी आपको स्वतः ही याद हो जाएगी और इतनी आसान तरीके से आप सभी कारकों का नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। देखिए बच्चों, कारक की परिभाषा एवं कारक को समझने के बाद हम प्रत्येक कारक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर यदि आप ये सोचते हैं कि साहब इन्होंने तो किताब में से लिख लिया, ये तो हम किताब में ही पढ़ लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन उसको समझना, और फिर अदर वीडियोज़ की तरह अदर हिंदी के जो वीडियोज़ डाले जा रहे हैं उनको मैं कभी कभी देखता हूँ, तो उनके अंदर कंटेंट नहीं है। इसके माध्यम से आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न क्लिक होगा। और मेरा उद्देश्य है 10वीं बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने का। अब साथ में रीट, पटवारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों का फायदा हो रहा है, तो वो उनका फायदा है। 10वीं क्लास के बच्चे को पूरी परिभाषाएं लिखनी होती है। तो देखिए, इसी में हम आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम 8 कारकों को पढ़ेंगे और उनके नियमों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की परिभाषा क्या है? कर्ता कारक क्या होता है? तो कर्ता कारक की परिभाषा को समझने के लिए वाक्य में क्रिया को करने वाला जो तत्व है वो कर्ता कहलाता है, और जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो कर्ता है। सामान्य शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसका जो कारक चिन्ह है वो है ने, और ने कारक चिन्ह इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग भी। अब इसके नियमों को हम पढ़ें, क्योंकि नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला नियम हम पढ़ते हैं कि कर्ता के साथ ने लगाना क्रिया के प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम कब तो ने लगाते हैं और कब ने नहीं लगाते। यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसका, यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसका भूतकाल में प्रयोग हो तब ने परसर्ग अवश्य लगता है। यानी क्रिया सकर्मक हो और उसका भूतकाल में प्रयोग हुआ हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम भूतकाल के कुछ वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों के अंदर देखते हैं कि ने का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला वाक्य, वैभव ने गीत गाया। हमने ये वाक्य, बिल्कुल सही वाक्य है। अब ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य है सामान्य भूतकाल का। वैभव ने गीत गाया है, ये है आसन्न भूतकाल का वाक्य। वैभव ने पुस्तक पढ़ी थी, ये कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूत वाक्य है। और वैभव ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य। और
वैभव ने गीत गाया होता तो अच्छा लगता। ये कौन सा है? हेतु हेतु मत भूतकाल का वाक्य है। अब इन सभी तरह के पांचों प्रकार के भूतकाल के वाक्यों में सभी जगह किसका प्रयोग हो रहा है भाई? ने का प्रयोग हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि क्रिया सहकर्मक हो, यानी गाना कौन सी क्रिया है? सहकर्मक। और गाना पढ़ना कौन सी क्रिया है? सहकर्मक। तो गाना और पढ़ना ये अगर सहकर्मक क्रिया हो और उसका भूतकाल में प्रयोग हुआ है तो ने पर तर्क लगाना आवश्यक हो जाता है। यदि इस ने को हटाकर आपने वाक्य बना दिया तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। अगला देखिए नियम 1। यदि हम इसके नियम 1 की बात करते हैं तो नियम 1 कहता है यदि क्रिया अकर्मक हो, यदि क्रिया अकर्मक है तो भूतकाल होने पर भी परसर्ग ने नहीं लगता है। यानी वाक्य भूतकाल का बन रहा है लेकिन क्रिया बदल गई, यहां सहकर्मक थी यहां कैसी है? अकर्मक है। तो देखिए इसका वाक्य बना के वह आ गया। अब ये वाक्य कैसा है? भूतकाल का है। वह आ गया भूतकाल में ही आया था लेकिन यहां पर ने का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हुआ। यदि आपने इस तरह से वाक्य बना दिया कि उसने आ गया तो वाक्य अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहां ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है दोनों में। वह खाता रहा। देख अगला नियम देखिए, क्रिया सहकर्मक हो तो ने का प्रयोग नहीं होगा यदि क्रिया अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान व अपूर्ण भविष्यत काल की हो। अपूर्ण, अब अपूर्ण वर्तमान काल का, भूतकाल का और भविष्यत काल का, तीनों का हम एक एक वाक्य बनाकर देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था, लिख रहा था यानी अपूर्ण भूतकाल है। पूरा हुआ कि नहीं हुआ भूतकाल में ये काम? लिख रहा था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण नहीं हुआ ना इसमें कार्य, इसलिए अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है और इसमें यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। वह पत्र लिखता है। अब आगे देखिए, वह जा चुका है यानी वह जा चुका है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? अपूर्ण है वाक्य, ने का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा अगला देखिए, वह रोएगा, भविष्य में रोएगा लेकिन ये भी अपूर्ण भविष्यत काल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। सामान्य चीज़ें आपको सभी वीडियोज में आधे घंटे तक पढ़ाए जाते हैं, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप मेन व्याकरण को समझें, व्याकरण के अंदर क्या कमियां हैं, कहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, इन प्रश्नों का आपको पता रहे पढ़ने से पहले कि प्रश्न किस तरह का आता है।